वो पेड़ों के बीच रखी चारपाई पर लेटा आराम से रेडियो पर बजते पुराने गाने सुनते हुए आंखें बंद करके खुद भी गुनगुना रहा था। लंबी लंबी पेड़ों की कतारें रात के अंधेरे में थोड़ी डरावनी लग रही थी, पर उसे इस बात की आदत सी हो गई थी। यही उसका काम था, उस बड़े से आम के बागान की रवाली करना। साहूकार का ये आम का बागान कई एकड़ में फैला था, जिन्हें बेचकर साहूकार लाखों कमाता था। आराम से लेटे उस पहरेदार की आंख एक आहट से खुल गई। वो चौकन्ना हो गया और आवाज की तरफ देखने लगा। एक हाथ से पास रखे रेडियो की आवाज धीमी कर दी और नीचे झुककर खटिए के नीचे जमीन पर रखा डंडा उठाया। वही तकिए के पास रखी टार्च उठाई और जलाकर उसने आवाज की तरफ रोशनी डाली। गौर से देखा, पर कुछ नहीं था। डंडा जमीन पर रखकर उसने दोबारा टॉर्च बंद की और खटिया पर जाकर बैठ गया। रेडियो की आवाज बढ़ाने ही वाला था, तभी लगा जैसे कोई उसके पीछे पेड़ों के पास से दौड़ कर गया। उसने झट से जमीन पर रखा डंडा दोबारा हाथ में लिया, आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, पर कुछ नहीं था। अब वो पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। लगा शायद बाघ ने कोई चोर घुसाया है। तभी दोबारा उसे किसी के भागने की आहट महसूस हुई। तेजी से भागते वक्त जमीन पर पड़े सूखे पत्तों के चटकने की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। अब वो भी उसी दिशा में चलने लगा। चलते हुए वो चारों तरफ रोशनी डालता। उस रोशनी में दूर एक पेड़ के पीछे से कोई झांकता दिखाई दिया, पर वो ठीक से देख पाता इससे पहले झांकता शख्स अंधेरे में दौड़ पड़ा। ए चोर, रुक! कहकर वो भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो काफी भीतर तक पहुंच गया था। काफी देर तक भाग दौड़ करने के बावजूद उसे वो चोर दिखाई नहीं दिया। सांस फूल गई थी। वो हाँफ रहा था। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डालते हुए उसे पेड़ों की लंबी करातों के बीच कुछ ही दूरी पर एक कुआं नजर आया। इसी कुएं से पूरे बागान को पानी दिया जाता था। कहीं वो चोर छिपने के लिए कुएं के भीतर तो नहीं उतरा? सोचते हुए वो दबे कदमों से कुएं के पास गया। भीतर झांकते हुए टॉर्च की रोशनी डाली, पर कुएं का पानी बिल्कुल स्थिर था। अंधेरे में नजर आने वाले उसे काले गहरे पानी में कोई भी हलचल नहीं थी। बिल्कुल गहरा सन्नाटा। आवाज थी तो सिर्फ उसके जोर जोर से हाफने की। थक कर वो वही कुएं के पास एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसके कानों पर तेज कदमों की आवाज पड़ी। हाँफते हुए उसने आवाज की दिशा में देखा, पर वो आवाज एक दिशा से नहीं आ रही थी। कभी दाईं तरफ से तो कभी बाईं तरफ से। उसका तो गला ही सूख गया। कुछ समझ पाता तभी कुएं के गहरे पानी में किसी के गिरने की आवाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। झट से पानी के भीतर रोशनी डालकर देखा, लेकिन पानी तो बिल्कुल शांत था। पानी तो बिल्कुल शांत है, तो भीतर गिरने की वो आवाज, अजीब बात है। कहकर मुड़ा ही था, पर कुछ समझने से पहले ही किसने उसे कुएं के भीतर धक्का देकर गिरा दिया। अगले दिन साहूकार अपने घर के आंगन में बड़े से पेड़ की छांव तले खटिए पर बैठा चिलम पुक रहा था। लंबा कश लगते हुए साहूकार ने कहा, हरिया, मुझे तो तुम पर ही शक हो रहा है। कहीं शराब पीकर तुम पहरेदारी करने नहीं गए थे? उस पर सामने हाथ जोड़कर खड़े पहरेदार हरिया ने कहा, माफ करे सरकार, 2 महीने से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उस बगीचे की चौकीदारी मुझसे ना हो पाएगी। कल रात मेरी जान बाल बाल बची है। जिंदगी बार बार दूसरा मौका नहीं देती। इतना कहकर हरिया चला गया। साहूकार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी पानी का लोटा हाथ में लेकर आती पत्नी की तरफ देखकर साहूकार ने कहा, देखा, ये हरिया भी काम छोड़कर चला गया। इन चोरों ने नाक में दम कर रखा है। सर के ऊपर से घूंघट ठीक करते हुए
पत्नी ने कहा, कभी तो मेरी बात सुना कीजिए। तुम्हारी बकवास पहले भी सुन चुका हूं। तांत्रिक को बुलाओ, पंडित को बुलाओ, बाग में शांति करवाओ, यही ना? अगर कोई चोर होता तो उस हरिया ने एक बार तो देखा होता। उसे किसने कुएं में गिराया? पता नहीं। हरिया से पहले वाले चौकीदार ने कहा था किसी ने उसकी छाती पर बैठकर गला दबाया, पर किसने गला दबाया पता नहीं। हरिया चौथा आदमी था। मुझे लगता है कोई आत्मा आम के पूरे बगीचे में घूमती रहती है। इन भूत पिशाच चुड़ैल से मैं न डरता। तुझ जैसी चुड़ैल को घर में खुंटे से बांध कर रखा है मैंने, समझी? घूंघट ठीक कर और घर के अंदर जा। कहकर साहूकार ने लाठी उठाई और घर से बाहर निकला। अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर कच्ची सड़क से होते हुए आम के बागान की तरफ जाने लगा। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत खलिहान, दूर बहती एक नदी और पेड़ों से ढके पहाड़। कुदरत की इस सुंदरता में बसा हुआ वो छोटा सा गांव था।